स्वागत है आप सभी का। हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे थे। इसके पहले भाग में मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में बताया था। इस भाग में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी की वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है। ये 39 व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, स्र, ज्ञ। इनके अलावा दो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, ड़, अड़। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में ये हमारे 39 व्यंजन हैं। फिर आता है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन। ये हमारे 5 व्यंजन हैं। आइए इन सबको हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं वो हैं क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग के व्यंजन हैं टा, ठा, डा, ढा, ण। ता वर्ग के व्यंजन हैं ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग के व्यंजन हैं पा, फा, बा, भा, म। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और इनका उच्चारण स्थान इस प्रकार है। का वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है तालव्य। टा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। ता वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है दंत और पा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजनों को घोषत्व, प्राणत्व और अनुनासिक के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। घोषत्व के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन हैं का, चा, टा, ता, पा और दूसरे व्यंजन हैं ख, छा, ठा, था, फा। ये सभी हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उन्हें सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष होता है। तीसरे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं गा, जा, डा, दा, बा। चौथे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं घा, झा, ढ, धा,
भा। और पांचवें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं अंगा, या, ड़, न, मा। ये सभी सघोष कहलाते हैं। प्राणत्व के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। पहला व्यंजन क, च, ट, त, प और तीसरा है ग, ज, ड, द, ब। पांचवा अंग, या, अण, न, म। ये हमारे सभी अल्प प्राण होते हैं। फिर आता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। दूसरे व्यंजन कौन कौन से हैं? खा, छ, ठ, थ, फ। और जो चौथे व्यंजन है वो हैं घा, झ, ढ, ध, भ। ये सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अनुनासिक। जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से होकर निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? अंगा, या, अण, न, म। ये सभी हमारे अनुनासिक होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, या, रा, ला, व। इन चार वर्णों में से या तथा वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वरों की भांति उच्चारित किए जाते हैं। रा को लुंठित भी कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। ला को पार्श्विक भी कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें याद रखना है हमें अंतस्थ व्यंजन से संबंधित। अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकले उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, एक तो ऊष्म है और दूसरा संघर्षी। ये चार होते हैं, श, श, स, ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। फिर इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे की ओर आए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, ड़, अड़। उच्छिप्त व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं और इनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। यहां पर हमारे व्यंजन समाप्त हो जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है, शब्दकोश देखने का सही तरीका। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है, यानी इसमें पहले स्वर का प्रयोग होता है और बाद में व्यंजन आते हैं। दूसरा,
शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें पहले स्थान मिलता है। यानी किसी वर्ण में यदि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो इन्हें अन्य वर्णों से पहले स्थान मिलता है। जैसे का में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और इधर का में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इन्हें अन्य जो का के रूप हैं का, कौ, को, इनसे पहले स्थान मिलेगा। तीसरा है शब्दकोश में क्ष, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। अर्थात जो हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, अब इनसे संबंधित अगर हमें कोई शब्द देखना है तो जिन शब्दों से यह मिलकर बने हैं उसका पहला वर्ण हमें ध्यान में रखना है और उसी खाने में जाकर इन्हें खोजना है। फिर तीसरा है अंगा या ण, ड़, ड़ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं ये शब्द के अंत में ही आते हैं, शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में इनसे संबंधित कोई भी शब्द नहीं मिलता है। हिंदी वर्णमाला के इस दूसरे भाग में आज हम लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब इसके तीसरे भाग में हम इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हें हल करेंगे।